तो आज चर्चा करेंगे जो कि जाति जनगणना की बात हो रही है, जो जब से इसकी घोषणा की गई है उसके बाद बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही है। आज हम बात करेंगे आरजेडी के राज्यसभा सांसद, आरजेडी के नेता प्रोफेसर मनोज झा से, जो कि बिहार का ही दौरा कर रहे हैं और वहीं से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया से वक्त निकालने के लिए। गुरुजी, सबसे पहले ये बता दीजिए कि अब आगे का रास्ता आप क्या देखते हैं? देखिए, मनोरंजन जी, कल ही कई मीडिया के संस्थानों ने मुझसे टेलीफोनिक इंटरव्यू लिए। आज अंग्रेजी दैनिकों में और हिंदी में छपा भी है। देखिए, सरकार की सहमति, रिलक्टेंट सहमति, एक ऐसी सरकार जिसके सरोकारों में ये शामिल नहीं था, उनके चाल चरित्र और चेहरे का ये कभी हिस्सा नहीं था, वो उनको बहुजन दबाव के आगे झुकना पड़ा। थैंक यू वेरी मच, ये मेरा मानना है। सरकार को मैं कहूं थैंक यू। लेकिन महत्वपूर्ण है कि ये एक पहला मील का पत्थर है। सहमति के बाद इन आंकड़ों का जुटान कैसे होगा, कैसे कलेक्ट करेंगे, क्या एंथ्रोपोलॉजिकल सोशियोलॉजिकल इनपुट आप उसमें लगा रहे हैं, कैसे कैटेगराइजेशन करेंगे जातियों के मध्य, और इन आंकड़ों की उपलब्धता के बाद नीतियों में क्या तब्दीली होगी, क्योंकि ये आंकड़े ड्राइंग रूम में सजाने के लिए तो आएंगे नहीं। इसके आधार पर सरकार की नीयत में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा, चाहे प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का मसला हो, या क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन को आबादी के अनुरूप बढ़ाने का हो, या आय की असमानता जिसके लिए संवैधानिक प्रस्थापनाएं हैं, उन प्रस्थापनाओं के आधार पर आय की असमानता के लिए कौन कौन सी नीतियां और कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ये सरकार की सहमति एक पहला स्टेज है, यात्रा यहां से शुरू हो रही है। जी सर, आपका एक वीडियो देखा 2022 का, उस वक्त आप कह रहे थे कि नहीं ये लागू होगा, प्रधानमंत्री करेंगे, समय आप वो डिसाइड करते हैं तो कब करें। आपको कैसे अंदाजा था इस बात का 2022 में? देखिए मनोरंजन जी, मैं भविष्य वक्ता नहीं हूं। मैं जानता हूं कि कोई भी विचार और वैचारिकी जब प्रबल हो जाती है ना, तो बड़ी से बड़ी हुकूमत को झुकना पड़ता है। ये धारा 78-79 से लोगों ने मांगना शुरू किया था, 80 से मंडल कमीशन के बाद, कि हमें समकालीन आंकड़े चाहिए। इसको एम्पलीफाई किया बाद में लालू जी ने, शरद यादव जी ने, मुलायम सिंह जी ने, और हाल के वर्षों में एक पहली शर्त के रूप में नीतीश जी के साथ शामिल हुए तेजस्वी जी ने कहा कि ये हमें करवाना है। तो मैं उस आधार पर मैं क्या मान रहा था कि जब मैं पार्लियामेंट में इन मुद्दों को उठाता था तो बीजेपी के ही कुछ साथी अगर उपहास उड़ाते थे, तो कई और साथी कहते थे कि नहीं, ये तो होना ही चाहिए। तो जब कोई वैचारिकी इतनी प्रबल हो जाए ना, तो बस टाइमिंग। और मैं जानता हूं कि अब तमाम लोग, प्रधानमंत्री जी खुद इसको जातिवाद से मिला चुके थे कि जातिवाद बढ़ेगा। कई शूरमा किस्म के मुख्यमंत्री हैं, वो बटेंगे कटेंगे, जहर फैलेगा। आज वो क्या करेंगे, महत्वपूर्ण। इसलिए मैंने 22 में इंदौर में एक लिटरेरी फेस्टिवल में और एक हंस पत्रिका के सम्मेलन में दिल्ली में मैंने 23 में दिसंबर के महीने में कहा था, संभवतः 23 नहीं, जुलाई 24 को, कि यही सरकार करेगी। क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ एन आइडिया अराइव्स यू कैन नॉट सेट इट असाइड। चलिए, तो अब बात करते हैं, आप भी सोशल वर्क के प्रोफेसर हैं, सोशियोलॉजी वगैरह के जानकार हैं। क्या ये जो बात कही जा रही है कि अब जो ये आइडिया नॉर्थ इंडिया में, अब आप किस चीज़ का विरोध करेंगे? मतलब कोई जब अपोज नहीं करेगा, अभी तक तो एक रेसिस्टेंस था, अब किस चीज़ का विरोध करेंगे? किस चीज का? मैं सवाल दोहरा, यदि नॉर्थ इंडिया में यदि जाति को लेकर के एक रेसिस्टेंस था कि भाई अगड़ी पिछड़ी की बात हो रही थी, हमको हक देने की बात हो रही थी, यदि उस दिशा में यदि कोई कदम उठाए, तो अब क्या आपको लगता है वो डिवाइड बढ़ेगा या कम होगा? नहीं, ये वो डिवाइड नहीं बढ़ेगा। देखिए, मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं। जब ब्लैक सिविल राइट्स मूवमेंट अमेरिका में शुरू हुआ, तो लोगों ने कहा संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि संतुलन का अर्थ स्टेटस को लोग समझते थे। स्टेटस को कभी संतुलन नहीं होता है। बेहतर संतुलन वो होता है जब समाज अपने इनइक्वालिटी के ढांचे को, सीढ़ीनुमा संरचना को
दुरुस्त करता है तो थोड़ा बहुत उसमें चर्निंग होती है, लेकिन अंततः समाज बेहतर होता है, खूबसूरत होता है। और ये मेरा मानना है, वही चरण अभी आएगा और हम बेहतर होकर के निकलेंगे। कहीं किसी के साथ ये जो कोई सोचते हैं ना ज्यादती हो जाएगी, वैसा नहीं है। चलिए इसका जब कभी सोशल पॉलिटिकल चर्निंग होती है तो वो समाज को एक उत्कृष्ट स्तर पर ले जाती है। भागीदारी और हिस्सेदारी बराबरी की होती है। एक इसका फ्लिप साइड पर बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि अब लोग अपने अपने कास्ट को पकड़ के बैठेंगे तो एक नई वर्ण व्यवस्था को, जो वर्ण व्यवस्था है उसको एक नई संजीवनी मिलेगी? नहीं मनोरंजन जी, पहली बात तो ये मैं कहूं कि क्या जाति पकड़ के लोग अभी बैठे नहीं हैं? मैंने विश्वविद्यालयों, मैं भी खुद एक विश्वविद्यालय से हूं, मैं देख रहा हूं कि कैसे बीते कुछ वर्षों में खास तौर पर ये नॉन फाउंड सुटेबल आ गया है। आपको अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी में आप इस शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। जाति इतनी प्रबल है इस देश में मनोरंजन जी, सदन में बोला है, सड़क पे बोला है कि सीवर में उतर करके जान गंवाने वाले, गंदगी साफ करके जान गंवाने वाले, ये किस जाति के लोग हैं? 97% एक जाति विशेष से आते हैं। क्या ये जातिवाद नहीं है? इसलिए जो लोग कहते हैं ना हिंदू बटोगे तो कटोगे, अरे यार बटे हुए हैं, इनको जोड़ने का जरिया है। सबलीकरण करो, असमानता खत्म करो, तब जाकर के बात होगी। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे कि यदि मान लीजिए सेंसस के बाद कोई डाटा आता है, और वो आएगा, हमको मालूम है बिहार में की सच्चाई, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मालूम चलेगा कि ओबीसी का कुछ कास्ट है और ये सच्चाई है जो सबसे ज्यादा बेनिफिटेड रहा है, उसका क्या करेंगे आप? क्या उसको नहीं मनोरंजन जी, आप, मैं इस सरकार की मैं मूर्खता तो नहीं कहूंगा, लेकिन मूढ़ता का एक उदाहरण मैंने देखा है। इन्होंने आनन फानन में रोहिणी कमीशन बना दिया कैटेगराइजेशन के लिए, वर्गीकरण के लिए। मैंने हाथ जोड़ के सदन में कहा था कि वर्गीकरण कभी बिना मिल्कियत जाने नहीं हो सकता है। जमीन का बंटवारा तभी होगा जब जमीन का मलिकाना पता हो, कौन कहां खड़ा है, किसके पास क्या है। ये सब हियर से में चल रहा है कि ये जातियां उत्तर प्रदेश में, ये जातियां बिहार में, ये कर्नाटक में, ये आंध्रा में। इसके पास, हाँ, इसके लिए हमारे पास कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है और ये नेचुरल प्रोसेस है मनोरंजन जी। एक बार आंकड़े आएंगे, फिर उसके बाद जब आप बैठेंगे तो कई हकीकत आपको लगेगा कि मिथ से ज्यादा नहीं था, और जो हकीकत होगी उसके हिसाब से समाज में परिवर्तन होगा, और वो परिवर्तन और गत्यात्मक समाज ही एक बेहतरी की ओर ले जाएगा, और वो सब एक स्वाभाविक प्रक्रिया के हिस्सा होगा। नहीं, ऐसा है कि मंडल कमीशन में के बाद देखिए एक रिजर्व, उसमें एक क्राइटेरिया है, एक कि आप इतना इनकम होना चाहिए। क्या आपको लगता नहीं है कि अब वो समय भी आ गया है कि मंडल कमीशन में जो आर्थिक क्राइटेरिया है उसको भी रिविजिट किया जाए, उसमें भी पैसे बढ़ाया जाए? नहीं, ये तो सदन में हम लोग बोल चुके हैं। मैं क्यों कह रहा हूं, आप देखिए, एक तरफ ओबीसी का और दूसरी तरफ ईडब्ल्यूएस का, इतना वर्क फीट का मकान, इतना इनकम, ये सब विसंगतियां हैं। अगर 8 लाख आज से 30 वर्ष पूर्व और 8 लाख आज की डेट में क्या फर्क है, ये तो देखना होगा ना। मेरा मानना है कि इस तरह की सीलिंग में इसको आपको जोड़ना चाहिए डब्ल्यूपीआई के साथ, जो इन्फ्लेशन है उसके साथ भी जोड़िए, और उसके आधार पर ही कोई चीज आगे बढ़नी चाहिए। क्योंकि मैं मनोज जी, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि बड़ा मिथ है सोसाइटी में, पढ़े लिखे लोगों में, आप यदि कहेंगे पिछड़े हैं तो लगेगा करे ये तो रिजर्वेशन से ही आया होगा, जो कि होता नहीं। यदि आप इनकम टैक्स देते हैं तो आप रिजर्वेशन अवेल नहीं कर सकते। नहीं, ये देखिए, ये मिथ इसलिए है, माफी के साथ कहता हूं, मीडिया का एक बड़ा वर्ग ऐसा है, आरक्षण शब्द सुनते ही उनका व्यवहार ऐसा हो जाता है जैसे सांड को लाल कपड़ा दिखा दिया गया। साहब थोड़ा तो सोचो, आरक्षण क्यों है? मैंने सदन के अंदर कहा था कि ये गरीबी उन्मूलन योजना नहीं है, ये मूलतः आय बढ़ाओ योजना नहीं है, ये समाज में प्रतिनिधित्व और भागीदारी सुनिश्चित करने का एक उपकरण है, छोटा उपकरण है। बहुत सारी चीजें मंडल कमीशन की आज तक लागू नहीं हुई है। इस छोटे से उपकरण से ही लोगों को दिक्कत है। कई तरह के तर्क देते हैं, मेरिट वगैरह,
मैं खैर अभी उसमें नहीं जाना चाहता। अच्छा, नहीं, सिर्फ आपके मैं जाऊंगा। मेरिट का बात आता है, जब भी आप रिजर्वेशन की बात करते हैं तो ऐसा ऐसा देखा जाता है कि इसमें कोई मेरिट नहीं है, ये कम नंबर लेके आया है। मनोरंजन जी, मेरिट पे मेरे दुनिया के बहुत सारे लोगों ने खूब लिखा है। सैंडल को पढ़िए आपको, और मैं तो खुद जानता हूं कि मेरिट से बड़ा मिथ इस देश में कुछ नहीं है। सर, सबसे बड़ा मेरिट होता है कि आपके पास संसाधन क्या है। लड़ाई ही हमारी मूलतः अनइक्वल है मनोरंजन जी। सही है। मेरे माता पिता दोनों प्रोफेसर। मैं जब जब असफल हुआ अपनी जिंदगी में, मैं थाम लिया गया। जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, चाहे वो ओबीसी कम्युनिटी से या दलित से, उसके उसके समक्ष इस तरह का हैंड होल्डिंग उपलब्ध नहीं था। तो मेरिट क्या है ना, संसाधन की उपलब्धता। आप कहाँ पैदा हुए, परिवेश क्या है। बाकी मेरिट के नाम पर एक एलिटिज्म परपेचुएट किया जाता है, और एक छोटे समूह को लगता है कि अब तक सब कुछ हमारा था, अब हमें बांटना पड़ेगा। मैं समझता हूं इस दायरे से ऊपर निकल के सोचना होगा, क्योंकि मेरिट सबसे बड़ा बोगस मिथ है। चलिए, इस पे भी बात होगी। अब आप बात करते हैं कि आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। क्या विधानसभा में, लोकसभा में ओबीसी का भी आप चाहते हैं सीटें रिजर्व हो? और एक जो डिबेट बहुत सालों से चली आ रही है, मैं लालू यादव, रामविलास पासवान, शरद यादव ये सब उठाते थे मंडल के बाद, कि प्राइवेट सेक्टर में क्या रिजर्वेशन मिलेगा, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी लगातार संवाद कर रहे हैं। संभवतः वो इसको बहुत आगे तक, क्योंकि उन्होंने मीडिया में बयान भी दिया है। मैंने जैसा शुरू में कहा, उनका मानना है कि ये अग्रीमेंट ऑफ अ रिलक्टेंट गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार जो कल तक हमारा उपहास उड़ाती थी, हमारे लिए भद्दे शब्दों का प्रयोग किया करती थी, आज तैयार है। लेकिन ये तैयारी पहला स्तर है। अब आता है कि डिलिमिटेशन के दौरान, सेंसस के बाद आप सुनिश्चित करें, जैसे वुमेन रिजर्वेशन है, जी। उसके अंदर रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, पहला। दूसरा, एससी एसटी के तर्ज पर आपको ईबीसी के एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन को स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट में इंश्योर करना होगा। तीसरा, एक जो होली काव है प्राइवेट सेक्टर, भैया ये होली काव नहीं है। प्राइवेट इज नो लेस पब्लिक देन पब्लिक। वहां पर मौजूदगी इस डाइवर्सिटी की हो, ये सारी चीजें आने वाली मंजिलों का हिस्सा है। एक लास्ट का सवाल, आप मानते हैं ईबीसी के लिए भी सीटें रिजर्व हो विधानसभा और लोकसभा? मैंने कहा चलिए, ईबीसी ओबीसी दोनों के लिए। ओके। और ये देखिए, ये हम कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। आपकी पार्लियामेंट अच्छी लगेगी, आपके देश का स्वरूप बेहतर होगा। एक रंगारंग से बेहतर हमेशा इंद्रधनुष होता है। लेट्स बी अ रेनबो। वट इसी लवली वर्ड पर ख़त्म करते हैं सर। मनोज जी को हम लोग प्रोफेसर साहब कहते हैं, तो अच्छी बातें और ज्ञान की बातें आपसे सुनने को मिली। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का भ्रम टूटा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए।